Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start lecture number 3 of Applied Mechanics Engineering Mechanics. तो lecture number 3 का जो main title है, we will discuss equilibrium of particles. In this equilibrium of particle lectures, the contents of lectures are we will discuss free body diagram in detail and the equilibrium condition for particles एंड लेमीज थ्योरम एंड प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग केबल्स एंड पुलीज। और इसमें लेमीज थ्योरम की हम एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम और केबल्स और पुलीज में जो कि लो केबल्स में टेंशन आती है, तो वो भी हम जो है वो उसके भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये लेक्चर जो इस लेक्चर के बाद आफ्टर दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू ड्रॉ द एक्यूरेट फ्री बॉडी डायग्राम्स, कि आप एक्यूरेटली यू कैन ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम्स। हम ये आपको लेक्चर जो है एबल कर देगा कि आप इजीली फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद आप इतने यानी कि एबल हो जाएंगे कि इक्विलिब्रियम जो कंडीशंस हैं पार्टिकल पे वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यूज लेमीज थ्योरम, आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लेमीज थ्योरम का इस्तेमाल जो है वो इजीली कर सकते हैं। उसके बाद केबल्स में टेंशन फाइंड करनी है या पुलिस लगी है उसमें जो है टेंशन फाइंड करनी है, तो वो आप इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। फर्स्ट वन इज फ्री बॉडी डायग्राम। बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम होती क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये एक सिंप्लीफाइड पिक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर होती है जो जो स्पोर्ट्स से सेपरेटेड की जाती है। और इस पे तमाम स्पोर्ट्स की जगह उसके जो होते हैं रिएक्शन वो शो किए जाते हैं, और एक्सटर्नल फोर्सेस जो उस पे एक्ट कर रही होती हैं वो शो की जाती हैं। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर जो होती है फ्री बॉडी डायग्राम कहलाती है। इस फ्री बॉडी डायग्राम को जो है वो मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉर, तो एक यहाँ पे पिक्चर आप देखें कि ये एक बीम है। बीम वन एंड इज कनेक्टेड विद पिन स्पोर्ट, अदर एंड इज कनेक्टेड विद द रोलर स्पोर्ट। एज वी नो, पिन स्पोर्ट हैज टू रिएक्शन, वन इज इन वर्टिकल डायरेक्शन and other one is in the horizontal direction. Similarly, roller sport has only one reaction that is in vertical direction. तो जब इन स्पोर्ट्स को हम आइसोलेटेड मीन सेपरेट कर दें और इनकी जगह रिएक्शन लिख दें, और ऊपर जो ये लोड है वो तो एक्सटर्नल लोड उसी तरह आएगा, तो ये इसको हम ड्रा करते हैं कि ये पिन स्पोर्ट की जगह हमने दोनों उसके रिएक्शन जो है वो इधर लिख दिए, ये ड्रॉ कर दिए। इसी तरह जो रोलर स्पोर्ट है उसका जो है वो रिएक्शन ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे ये देखें कि बजाय कि इंस्टेड ऑफ drawing the pin sport and roller sport, what we have drawn the sport reactions of all these टू स्पोर्ट्स। तो दोनों स्पोर्ट्स की जो हमने रिएक्शंस थे वो राइट डाउन का ड्रॉ कर दिए हैं। तो इस तरह ये सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस स्ट्रक्चर बन गई है जो स्पोर्ट्स से सेपरेटेड कर दी गई, और ऑल जो एक्सटर्नल रिएक्शंस हैं वो भी इस पे शो हो रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड दी फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये आई होप कि आपको फ्री बॉडी डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू फ्री बॉडी डायग्राम, तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं जो फ्री बॉडी डायग्राम, सबसे पहले आइसोलेट करना है पार्टिकल बॉडी को जिसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है। उसके बाद रिप्रेजेंट करेंगे एज अ पॉइंट फॉर पार्टिकल एनालिसिस। उसके बाद ऑल जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जैसे हमने शो की हैं वो करेंगे। उसके बाद डायरेक्शन शो करेंगे कि किस डायरेक्शन में जो है फोर्स लग रही है। जैसे अगर वर्टिकल हमने शो करनी है तो अपवर्ड लग रही है, डाउनवर्ड लग रही है। अगर हॉरिजॉन्टल लग रही है तो लेफ्ट साइड पे लग रही है, अवे अवे फ्रॉम द स्पोर्ट लग रही है, या टुवर्ड्स द स्पोर्ट लग रही है, तो ये इंडिकेट करेंगे। आफ्टर दिस लेबल वी विल लेबल ऑल फोर्सेस प्रॉपरली, जो है फोर्सेस जो हैं वो लेबल करेंगे। उसके बाद जो कॉमन फोर्सेस फ्री बॉडी डायग्राम में आती हैं उसमें वेट होता है जो डाउनवर्ड एक्ट करता है, टेंशन होती है अलोंग केबल रोप की जब हम बात करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है जो अप्लाई हो रहा होता है। इसके आफ्टर दैट अप्लाइड फोर्स होती है, फ्रिक्शन फोर्स होती है। और सम इम्पोर्टेंट नोट्स क्या हैं कि कभी भी ऐसी फोर्सेस हम बॉडी पे नहीं शो करेंगे जो
किसी और बॉडी पे जो है वो एक्ट हो रही हैं। तो ओनली इन फोर्सेस जो है हम इंक्लूड करेंगे एक्टिंग ऑन दी सेम बॉडी। चूज सूटेबल कोऑर्डिनेट्स हम चूज करेंगे, और जो फोर्सेस हैं जो उस बॉडी पे एक्ट कर रही हैं उनको सिर्फ इंक्लूड करेंगे, उसके अलावा जो है फोर्सेस हम नहीं जो है वो शो करेंगे। आफ्टर दिस इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करते हैं, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन की पार्टिकल जो उस वक्त तक इक्विलिब्रियम में होगा when the resultant of all forces acting on it will be zero. तो if we talk about in 2D problems, तो ये sum of all the forces that are in the these are in the a horizontal direction will be equal to zero। कि सम करें हम जितनी भी फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हैं तो वो इट शुड बी इक्वल टू जीरो। सिमिलरली ऑल फोर्सेस जो वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हैं उनका सम करते हैं तो उनका भी जो है वो सम इक्वल टू इट शुड बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर व्हेन वी टॉक अबाउट 3D प्रॉब्लम, तो थ्री इन 3D प्रॉब्लम these three conditions should be satisfied: I of all forces mission fx, mission fy and fz. So similarly, after that, we also check the external moments about any point rotational. So sum of moments about any point should be equal, also should be also equal to zero. तो ये equilibrium conditions हैं for particles 2D problem और 3D problem के लिए। आफ्टर दैट स्पोर्ट कंडीशन हम डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी भी जो है वो हमने फ्री बॉडी डायग्राम में भी दो स्पोर्ट्स डिस्कस किए हैं, रोलर और पेन के उनके स्पोर्ट रिएक्शन। तो इधर भी रोलर स्पोर्ट का जो होता है वो ओनली वन रिएक्शन होता है, और इस तरह जो है वो हम ड्रॉ करते हैं जो वर्टिकल जो है वो डायरेक्शन में आता है। आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट द पेन स्पोर्ट, तो पेन स्पोर्ट के टू रिएक्शन होते हैं। वन जो होता है वो ये शेप इस तरह हम ड्रॉ करते हैं, और जो वन वर्टिकल डायरेक्शन में आता है और वन हॉरिजॉन्टल में। व्हेन वी टॉक अबाउट द फिक्स स्पोर्ट, तो फिक्स स्पोर्ट के थ्री रिएक्शंस होते हैं। एक जो होता है वो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होती है, एक हॉरिजॉन्टल में, और एक मूवमेंट जो होता है वो उसके जो होता है अप्लाई हो रहा होता है। तो फिक्स स्पोर्ट हैज थ्री रिएक्शन। तो टोटल थ्री स्पोर्ट्स हैं, रोलर स्पोर्ट, पिन स्पोर्ट और फिक्स स्पोर्ट। रोलर वन रिएक्शन, पिन टू रिएक्शन और फिक्स जो है वो थ्री रिएक्शन उसके होते हैं। सिमिलरली इफ वी व्हेन वी टॉक अबाउट द सिंपल स्पोर्ट, तो सिंपल स्पोर्ट क्या है कि एक स्पोर्ट है उसके ऊपर कोई भी मेंबर जो है वो हम प्लेस कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सिंपल स्पोर्ट। तो ये स्पोर्ट कंडीशंस थी जो हमने डिस्कस की हैं। उसके बाद टाइप्स बात करते हैं बेस्ड ऑन स्पोर्ट्स। तो बीम की जो टाइप्स हैं, देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट, और सेकंड वन इज दी अगर सेकंड की हम बात करते हैं तो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। फर्स्ट वी टॉक अबाउट द स्टैटिकली डिटर्मिनेट। स्टैटिकली डिटर्मिनेट की को अगर मैं बाय डेफिनेशन हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें, तो व्हेन द अननोन रिएक्शंस आर less than or equal to equations of equilibrium, then this category of beam will be categorized or considered as a statically determinate beam। कि जब देखें स्पोर्ट रिएक्शंस थ्री या थ्री से लेस हों, क्योंकि इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास थ्री हैं। तो एक और भी तरीके से हम सेकंड डेफिनेशन से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। व्हेन द अननोन all unknown reactions can be determined and by using the equations of equilibrium, it will be called as a statically determinate beam. So when all the unknown reactions cannot be determined by using the equations of equilibrium, then this beam will be considered as a स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम। तो इस फिगर में देखें बेस्ड ऑन स्पोर्ट्स, तो ये फर्स्ट वन है कि अगर बीम का एक एंड जो है वो फिक्स स्पोर्ट के साथ है, दूसरा एंड फ्री है, तो बीम जो है वो कैंटिलीवर बीम है। तो अगर इसमें देखें फिक्स स्पोर्ट के ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड ऑन प्रीवियस स्लाइड के थ्री जो होते हैं रिएक्शंस होते हैं, तो वी कैन इजीली determine all the unknown three reactions by using the equations of equilibrium. So this cantilever beam will be considered as a statically determinate beam. Simply spotted, similarly, one end is connected roller sport and the other end is connected with the pin sport. Or to in this beam, we can also easily determine the all unknown reaction, all unknown three reactions by using the equations of equilibrium. In this overhang beam, we can also see
that two sports are used. One is the pin sport and the other one is the roller sport. The unknown reactions are three, so we can easily determine the all unknown reactions by using the equations of इक्विलिब्रियम। तो तीनों ये जो टाइप्स के बीम है, कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड, ओवरहैंग बीम, ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट हैं। इसी तरह स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट में फिक्स बीम की अगर बात करते हैं तो बीम इज connected with at both ends with the a fixed force। तो टोटल अननोन रिएक्शन कितने हो गए? 6 हो गए, बट 6 अननोन रिएक्शंस कैन नॉट बी डिटरमिन्ड बाय यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सिमिलरली कंटिन्यूस बीम है, इसमें टू पिन स्पोर्ट्स हैं, वन रोलर स्पोर्ट है, तो 5 अननोन रिएक्शंस हो गए। तो 5 रिएक्शंस, अननोन रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमिन्ड बाय यूजिंग इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। Propped beam is connected, the one end is with fixed port and the other end is connected with the roller port. Similarly, we cannot solve this propped beam by using the equations of equilibrium. Then these all three beams, fixed beam, continuous beam and propped beam are the statically indeterminate beam। तो ये types of beams थी जो based on sports पे हम जो है वो डिवाइड करते हैं। तो when we talk about types of loading, तो ये पॉइंट लोड है, कंसंट्रेटेड लोड भी कहते हैं, जो एक किसी भी पॉइंट पे अप्लाई हो रहा होता है। ये यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं। तो हर पॉइंट पे जो लोड होता है वो सेम चल रहा होता है, तो इसको यूडीएल कहते हैं। अब जब यूडीएल लगा हो, या तीसरी टाइप भी हम पढ़ते हैं वीडीएल, वेरिंग डिस्ट्रीब्यूट, हर पॉइंट पे जो लोड होता है वो वेरी कर रहा होता है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा हमें पॉइंट लोड में जो होता है वो कन्वर्ट करना पड़ता है। तो पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए यूडीएल के लिए क्या फार्मूला होता है कि ये डब्ल्यू जैसे लोड है, ये स्पैन जो है वो एल है, तो W इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा पॉइंट W कैपिटल, जो W ये शो कर रहा है पॉइंट लोड को, इज इक्वल टू स्मॉल W जो है ये यूडीएल जो लगा हुआ है, और लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। और सेकंड जो चीज़ है, एक होता है कि पॉइंट लोड इस यूडीएल में एक्ट किस पॉइंट पे करेगा। तो ये क्योंकि देखिए रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड जो होता है L/2 होता है, तो ये L/2 पे जो है पॉइंट लोड जो है वो एक्ट करेगा, L/2 पे जो है वो पॉइंट लोड एक्ट करेगा। पॉइंट, इसमें दो चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं। फर्स्ट के यूडीएल को कन्वर्ट कैसे करना है पॉइंट लोड में। सेकंड चीज़ के इस जो यूडीएल है, इसको, इसकी पोजीशन क्या होगी, लोकेशन क्या होगी, तो वो L/2 होगी इन केस ऑफ यूडीएल। तो सिमिलरली थर्ड टाइप है वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसमें हर पॉइंट पे देखें लोड जो है वो हो रहा है। इसमें भी दो चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कि इस वीडीएल को जो है वो हमने करना है, कन्वर्ट करना है पॉइंट लोड में। तो ये कैपिटल पॉइंट लोड डब्ल्यू जो है शो कर रहा है 1/2, क्योंकि देखें इस फिगर में भी देखेंगे तो ये ट्राई एंगल, लाइक ट्राई एंगल जो है वो शेप बना रहा है। तो ट्राई एंगल का अगर हम फार्मूला अप्लाई करें तो ये 1/2 इंटू डब्ल्यू, और ये जो लोड लग रहा है इंटू एल, तो ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आ जाता है इसकी, देखें जो होती है वो पोजीशन, हमने जो है वो सेंट्राइड जो होता है वो रेक्टेंगल का लेना होता है। तो सेंट्राइड अगर देखें इस तरह लोड अप्लाई हो रहा है, यानी इस तरह लेफ्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज कर रहा है हमारे पास, ये जो है वो लेफ्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो जो ये साइड होती है, इस साइड से हम जो होता है वो लेते हैं 1/3। अगर इस साइड से हम जो है वो कंसीडर कर 1/3 इंटू एल होता है। ठीक है, अगर इस साइड से हम कंसीडर कर रहे हैं तो इस साइड से लेना है, तो यहाँ पे पॉइंट लोड एक्ट करेगा, तो ये होता है कि 2/3 एल, 2/3 एल, 2/3 एल। तो ये यहाँ पे पॉइंट लोड यानी कि सेंट्राइड पे एक्ट करता है। तो सेंट्राइड ऑफ ट्राइंगल इस साइड, मिनिमम साइड से जो है वो 2/3 एल, और मैक्सिमम साइड से 1/3। तो ये अगर इस केस में जिसमें देखें करना है, तो इधर से हमने फाइंड करना है तो 1/3 एल लेंगे, और पीछे अगर हमने 2/3 एल फार्मूला भी लगा सकते हैं, या टोटल एल में से जितनी ये वैल्यू आएगी उसको माइनस भी कर सकते हैं। तो ये दोनों में था कि यूडीएल और वेरिंग डिस्ट्रीब्यूट को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और सेंट्रॉइड जो है की लोकेशन कैसे हम
फाइंड करते हैं कि पॉइंट लोड किस पॉइंट पे जो है वो कितने डिस्टेंस पे जो है वो एक्ट करेगा। उसके बाद सिमिलरली कंसंट्रेटेड मूवमेंट होता है, उसी तरह जो होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट होता है, और इसी तरह फाइंड करने के लिए जो मूवमेंट होता है इसको एल से जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है वेरिंग यूडीएल मूवमेंट है, वेरिंग होता नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाती है हमारे पास बस types of equilibrium. So when we talk about the types of equilibrium, there are three types of equilibrium: stable, unstable and neutral equilibrium. फर्स्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं, तो जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो उसको थोड़ा सा हम डिस्टर्ब करते हैं, स्लाइटली डिस्टर्ब करते हैं, देन इफ इट इज स्टेबल इट टेंड्स टू रिटर्न टू और ऑसिलेट अबाउट इट्स ओरिजिनल इक्विलिब्रियम स्टेट। कि जब बॉडी इक्विलिब्रियम में उसको हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करें, लेकिन वो जो ऑसिलेट करे टू एंड फ्रो मोशन में, लेकिन वो अपनी ओरिजिनल जो है पोजीशन पे वो फिर अपनी जो है वो रिटर्न हो जाए, तो दैट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी कंसीडर्ड एज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस पिक्चर से और क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे देखें एक बॉल पड़ी हुई है, बॉल को हम जो है वो डिस्टर्ब करते हैं तो ये इधर मूव करेगा, लेफ्ट राइट मूव करेगा, राइट मूव करेगा, लेकिन फिर एक टाइम आएगा कि ये जहाँ पे ओरिजिनल जो उसकी पोजीशन थी यहाँ पे ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब, स्लाइटली डिस्टर्ब करने से व्हेन इट विल ऑसिलेट in the form of to and fro motion, तो at the end it will regain its original जो है वो लोकेशन या पोजीशन, then this type of equilibrium is called stable equilibrium. When we talk about unstable, तो सिमिलरली अनस्टेबल सिस्टम में जब हम किसी भी जो है वो चीज़ को डिस्टर्ब करते हैं स्लाइटली, या मूव करते हैं आगे टू एंड फ्रो मोशन में, तो वो अपनी ओरिजिनल जो स्टेट होती है उसको रीगेन नहीं कर सकता। तो इस केस में देखें, तो अगर थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करते हैं, मैं इसको लेफ्ट की तरफ मूव करता हूँ, तो ये वापस इस जगह पे नहीं आएगा। इसी तरह व्हेन वी अप्लाई द फोर्स इन द राइट डायरेक्शन, तो राइट डायरेक्शन में अगर इसे डिस्टर्ब करते हैं तो ये फिर भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन नहीं गेन करेगा। तो सच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम equilibrium when it will not regain in its original equilibrium state by disturbing it, that type of equilibrium is called unstable equilibrium. तो when we talk about neutral equilibrium, तो neutral equilibrium क्या होता है कि slightly जब displace करते हैं position में, तो ये अपनी force उस पर apply तो continue करता है, to be in equilibrium in displaced position, it is said to be in neutral equilibrium। तो इसमें क्या है कि ये हम करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, इस तरह करेंगे तो ये इधर चला जाएगा। तो ना तो ये देखें, ये क्या है कि इसमें ना तो ये स्टेबल है और ना ही अनस्टेबल इसको कहेंगे, ठीक है। तो ये जो टाइप है इसकी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तो ये टाइप्स थी इक्विलिब्रियम की जो हमने डिस्कस की। नेक्स्ट है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन की जो बात करते हैं, तो बॉडी कैन मूव कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में, रोटेट कर सकता है इटसेल्फ अबाउट विदाउट मूविंग, जो है बॉडी रोटेट कर सकता है। उसके बाद बॉडी मूव वन डायरेक्शन और सेम टाइम पे जो है वो रोटेट भी कर सकता है अबाउट इटसेल्फ। तो बॉडी जो होना चाहिए वो कंप्लीटली एट रेस्ट होना चाहिए। तो ये फोर कंडीशंस थी जो हमने डिस्कस की। उसके बाद आ जाता है लेमीज थ्योरम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस लेमीज थ्योरम की जब हम बात करते हैं, तो लेमीज थ्योरम में एक तो ये होना चाहिए कि थ्री फोर्सेस एक्ट करनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि ये कोप्लेनर होनी चाहिए फोर्सेस। ऑलरेडी इन फर्स्ट सेकंड लेक्चर में हम जो है सिस्टम पढ़ चुके हैं, कोप्लेनर, कोलिनियर सिस्टम, फोर्स सिस्टम। तो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम में एक ही प्लेन में तीनों फोर्सेस एक्ट करें, ठीक है। तो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम होना चाहिए और एक पॉइंट पे ये तीनों जो है वो इंटरसेक्ट कर रही होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन पढ़े, व्हेन थ्री फोर्सेस एक्ट एट अ पॉइंट, तो ऑलरेडी मैंने बताया कि थ्री फोर्सेस एक्ट करनी चाहिए और कोप्लेनर होनी चाहिए और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट, देन जो ईच फोर्स होगी होगी प्रोपोर्शनल होगी उसके जो सामने साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। तो इस फिगर से और भी क्लियर हो जाएगा कि ये देखें, थ्री फोर्सेस
एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और एक ही प्लेन में, तो को प्लेनर फोर्सेस होने चाहिए। अब जैसे ये फोर्स है, तो इस ये प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है इसके प्रोपोर्शनल होगी। होगी ये फोर्स जो है पी फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन इन टू फोर्सेस। ठीक है, ये टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। तो ये जो पी फोर्स है इसके जो सामने इन दोनों के दरमियान एंगल बन रहा है क्यू और आर के, उसके क्या है, प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं क्यू की, तो क्यू जो है वो विल आल्सो बी प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू फोर्सेस पी एंड आर। Similarly, R will be proportional to the sine of angle between two forces P and Q। तो ये चीजें, अगर इसको मैं अल्फा का नाम दे देता हूँ, ठीक है, इसको मैं बीटा का नाम दे देता हूँ, तो बीटा, और इसको मैं गैमा का नाम दे देता हूँ। तो ये जो है लेमीज थ्योरम है। लेमीज थ्योरम की कंडीशन के थ्री फोर्सेस एक्ट करनी चाहिए एक पॉइंट पे, और कोप्लेनर होनी चाहिए, एक ही प्लेन में होनी चाहिए, और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल होगी टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। तो ये मैंने समझाया भी कि जैसे पी है तो ये इसके प्रोपोर्शनल होगी, तो हम पी को लिख सकते हैं। जैसे अब अगर इसकी हम फर्दर देखें, डेरिवेशन करते हैं, तो ये हमने लिख दिया अल्फा बीटा गैमा लिख दिया हमने। तो सिमिलरली जो है वो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। तो पी किसके, ये अगर इसको अल्फा दिया है एंगल बिटवीन क्यू एंड आर, तो साइन अल्फा। सिमिलरली जो है वो पी इज इक्वल टू के, जो प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो खत्म किया तो उसकी जगह के कांस्टेंट आ जाएगा। एक तो उसके बाद क्यू, क्यू के सामने वाला जो एंगल है, जो अदर टू फोर्सेस साइन ऑफ एंगल के साइन बीटा, सिमिलरली हम के की प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे तो के कांस्टेंट आ जाएगा। सिमिलरली आर विल बी प्रोपोर्शनल टू द एंगल साइन एंगल बिटवीन द फोर्सेस ऑफ पी एंड क्यू। आर इज इक्वल टू साइन गैमा। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन गैमा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमने रिमूव किया, के ओवर साइन गैमा। अब अगर हम पी ओवर क्यू को डिवाइड करें तो के साइन अल्फा ओवर के साइन बीटा आ गया। इसी तरह अगर हम क्यू ओवर आर, क्यू किया की वैल्यू क्या है, के साइन बीटा, और आर की के साइन गैमा। तो ये जो है वो चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास। अब के तो जो है वो के से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम सिंपली भी, जब के से कैंसिल हो गया तो ये साइन हम इधर ले आएंगे, तो साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको मैं मजीद आपको ये देखें, के से कैंसिल हो गया, ठीक है, इस केस में भी और इस केस में भी, ठीक है। अब क्या है कि ये पी जो है, पी हमने लिखना है तो पी के नीचे ये साइन अल्फा ले आएंगे, और क्यू जो है इधर ले जाएंगे तो क्यू ओवर साइन बीटा हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अब क्यू की वैल्यू तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो आर आर हम जो है वो इधर ले जाएंगे तो आर क्या बन जाएगा, साइन गैमा बन जाएगा, और क्यू ओवर साइन बीटा, क्योंकि क्यू ओवर साइन बीटा यहाँ से भी आ गया तो एक दफ़ा ही हम लिखेंगे। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, पी ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, क्यू ओवर साइन बीटा। देखें पी ओवर साइन अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू जो है वो क्यू ओवर साइन बीटा के इक्वल है। इसी तरह क्यू ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू है किसके, आर ओवर साइन गैमा के। तो ये लेमीज थ्योरम जो है वो फार्मूला जो है वो बन जाता है, जिसकी हमने डेरिवेशन भी की है कि किस तरह जो है ये ड्राइव होता है। फर्दर जो है वो लेमीज थ्योरम कंडीशन ऑफ एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो थ्री फोर्सेस ऑलरेडी भी डिस्कस किए हैं, एक्ट करनी चाहिए। फोर्सेस मस्ट बी कॉन्करेंट होनी चाहिए, ना पैरेलल नहीं होनी चाहिए। जब कॉन्करेंट है तो इट शुड नॉट बी पैरेलल, पैरेलल नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद ये कंडीशन, सिस्टम मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो ये फोर कंडीशन थी जो हमने डिस्कस की कि
थ्री फोर्सेस एक्ट करनी चाहिए, फोर्सेस मस्ट बी कॉन्करेंट होनी चाहिए, फोर्सेस मस्ट नॉट बी पैरेलल होनी चाहिए। सिमिलरली फोर्सेस जो होनी चाहिए, सिस्टम जो होना चाहिए वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो फिर जो है वो लेमीज थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। तो लेमीज थ्योरम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो हैंगिंग बॉडीज बॉडीज पे अप्लाई होता है। सपोर्टेंट जब टू केबल्स किसी भी बॉडी को सपोर्ट कर रही होती हैं तो उस पे अप्लाई कर सकते हैं। रिंग कनेक्टेड बाय थ्री स्ट्रिंग्स, तो रिंग है कोई, उसको थ्री स्ट्रिंग से कनेक्ट किया गया है तो उस पे अप्लाई। सिमेट्रिकल केबल सिस्टम पे कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं वो लेमीज थ्योरम के रियल एप्लीकेशन है रियल टाइम में, कि कहाँ कहाँ जो है लेमीज थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है। तो हाँ, ये न्यूमेरिकल है लेमीज थ्योरम। तो एग्जांपल हम करने लगे हैं। तो एग्जांपल प्रॉब्लम टू, पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम अंडर थ्री फोर्सेस ए बी सी आर। अगर बात करते हैं तो ए जो वैल्यू वो 1300 न्यूटन है, बी जो है हमने फोर्स फाइंड करनी है, एंड 1500 न्यूटन जो है वो सी की वैल्यू है। Further elaboration है, two forces A and B are making an angle with horizontal 60 degree and 30 degree respectively. Force C is applied downward. Point unknown। इसका मतलब जो A और B हैं ये यानी कि सपोर्ट कर रही हैं फोर्स सी को, जो डाउनवर्ड एक्ट जो है वो कर रही है, और हमने जो है फोर्स बी जो है वो फाइंड करनी है। जबकि हमारे पास ए जो फोर्स है वो गिवन है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट हमने किया, तो सबसे पहले जो है हम चलते हैं, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो ड्रा करते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम ये हमने ड्रा की। तो जैसे ये है कि फोर्स सी इज अप्लाइड डाउनवर्ड, तो फोर्स सी इज अप्लाइड डाउनवर्ड, सी की वैल्यू 1500 न्यूटन है तो ये डाउनवर्ड, और ये दो फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं। जो अब उन्होंने क्लियरली बताया है कि ए जो फोर्स है वो हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बना रही है, इसके साथ हॉरिजेंटल सरफेस के साथ कितना एंगल है इसका, 60 डिग्री। 60 डिग्री, 60 डिग्री। और सिमिलरली जो फोर्स बी है वो जो एंगल है इसके साथ बना रही है हॉरिजेंटल सरफेस के साथ, वो कितना है जी, 30 डिग्री। 30 डिग्री बना रही है, और हमने बी फोर्स फाइंड करनी। अब हम लेमीज थ्योरम का जो है वो अप्लाई करेंगे। अगर मैं इस तरह करूं तो ये जो एंगल है, ये एंगल, ये क्या 45 डिग्री ये बनेगा, और ये भी 45 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, तो टोटल जो है इनका एंगल अगर करें तो 90 डिग्री बन जाता है। ठीक है, 45 और 45 डिग्री। अब हमने ये, तो अप्लाई करेंगे हम लेमीज थ्योरम। तो लेमीज थ्योरम हमने ये एंगल लिख दिए कि अल्फा है, अल्फा ये नाम दे दिया ए के सामने वाली फोर्स। इसी तरह बी के जो प्रोपोर्शनल है वो बीटा कर दिया, उसको नाम दे दिया। सी के जो प्रोपोर्शनल है उसको गैमा कर दिया नाम। अब हम अप्लाई करेंगे ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा, जो लेमीज थ्योरम हमने ड्राइव किया था वो। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। तो अब वैल्यू ए की वैल्यू फोर्स है की तो हमें पता है 1300, बी की वैल्यू फाइंड करनी है और सी की है। अब एंगल यहाँ पे ये देखें, एंगल हमने फाइंड करने हैं। तो एंगल फाइंड करने के लिए देखें साइन अल्फा, अल्फा जो है वो ये वाला एंगल है। ठीक है, अल्फा यहाँ से लेकर, अब ये तो हॉरिजेंटल सरफेस के साथ बना रहा है ना, लेकिन हमें ये अल्फा इतना है एंगल है। ठीक है, एंगल क्या है कि प्रोपोर्शनल है एंगल फोर्स जो है बिटवीन अदर टू फोर्सेस। तो अदर टू फोर्सेस के साथ जो है, यानी कि बी से सी तक का जो एंगल है ये क्या है, अल्फा है। तो 30 प्लस करेंगे इसमें ये 90 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ए के सामने वाला एंगल 30 प्लस 90 करेंगे तो क्या बनेगा, 120। सिमिलरली बी का जो ये एंगल है ये तो है ना 60 डिग्री हॉरिजेंटल के साथ, लेकिन हमें एंगल चाहिए बीटा ये वाला। ठीक है, बीटा का मतलब एंगल बिटवीन दी टू फोर्सेस ए एंड सी। तो 60 डिग्री ये है तो 90 इसमें ये ऐड करेंगे इस क्वाड्रेंट का, तो कितना बन जाएगा जी, 120 बन जाएगा। इसी तरह अगर हम ये सी के सामने एंगल की बात करते हैं बिटवीन ए एंड बी, तो ये 45 डिग्री और 45 डिग्री 90 डिग्री आ गया, तो साइन 90। तो इस तरह एंगल फाइंड करने हैं।
ये नहीं है कि आपने ये हॉरिजेंटल एंगल लिखे हुए हैं तो यहीं पुट कर दें जी, कि ए के सामने 30 आ रहा है, बी के सामने 60 आ रहा है, और इसको आप 45 या 90 लिख दें। तो इस तरह नहीं है, क्योंकि ये हॉरिजेंटल के सरफेस के साथ एंगल है। लेकिन हमें तो जो एज पर लेमीज थ्योरम जो बाय डेफिनेशन है ना, जो हमने पढ़ा है, तो एंगल जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस, यानी बी और सी जो है उसके दरमियान जो एंगल है ये टोटल जो है वो अल्फा है। तो 30, ये जो है अगर क्वाड्रेंट नेक्स्ट में जा रहा है तो 90 डिग्री ये ऐड करेंगे तो 120 इसलिए आता है। इसी तरह ये 60 डिग्री बन रहा था तो 90 ऐड किया तो 150। अब सेपरेटली सबसे पहले हम जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने जो है वो ये दोनों फैक्टर ले लिए, ठीक है, कि बी ओवर साइन जो है वो 150 इज इक्वल टू 1500 ओवर साइन 90, हमने ये इसके इक्वल कर दिया। तो बी फाइंड करना है तो ये इस चीज को इधर जाके मल्टीप्लाई किया हमने, 1500 इंटू साइन 150 ओवर साइन 90। तो इनकी वैल्यूज हम कैलकुलेटर से फाइंड की, तो साइन 150 0.5 आ गया, साइन 91 आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया जी, सॉरी इधर जो है वो 500 लिखा रह गया है, इधर जो है वो आना है हमारे पास 1500, नॉट 500। तो इसको जो है करेक्शन कर लेना कि 1500 है, ये 1500। तो 1500 को किया तो 0.5 से मल्टे 750 न्यूटन जो है वो हमारे पास आंसर आ गया। सिमिलरली अब हम इसको इस लिहाज से भी चेक करेंगे कि इस 1300 डिवाइडेड बाय जो है वो साइन 20 के लिहाज से करें तो फिर क्या आंसर आता है हमारा। तो हमने 1300 डिवाइडेड बाय साइन 20 किया, सी इज इक्वल टू जो है वो सॉरी इधर जो है ना बी आएगा, सी नहीं आएगा। बी बी फाइंड कर रहे हैं ना हम, बी बी ओवर साइन 50, ये वाला एंगल आ गया। अब हम फाइंड कर रहे हैं तो ये जो बी फाइंड कर रहे हैं तो ये साइन 120 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई किया तो साइन 120 150 और साइन 120 की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे। तो साइन 150 की वैल्यू ऑलरेडी भी की है 0.5, और साइन 120 की 0.8660 आया। तो यहाँ पे जो है वो क्या आप इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 750.05 आया, जो कि इक्वली है, क्योंकि लेस देन है 0.5 से, तो 750 न्यूटन। अब ये देखें दोनों तरीकों से हमने, इसका मतलब ये इसके भी इक्वल है तो इसके भी। अब दोनों से हमने चेक किया, अगर दोनों से चेक करने से आंसर डिफरेंट आता है तो इट्स मीन आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग है। तो दोनों मेथड से किया तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, सेम आया। तो दोनों मेथड से यहाँ पे जो है वो सॉल्व किया गया है। तो ये यूजिंग लेमीज थ्योरम का एप्लीकेशन था जो हमने चेक किया। और कोई भी फोर्स जो है अननोन फोर्स जो है या जैसे ये हमने इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी पढ़ा है कि हम जो है वो यानी केबल्स वगैरह में टेंशन फाइंड करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह इजीली जो है वो फाइंड की जा सकती हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्क था वो एंगल फाइंड करना था, तो एंगल के बारे में गाइड भी किया गया है। तो फिर भी अगर इस लेमीज थ्योरम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। उसके बाद प्रॉब्लम्स जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं केबल्स एंड पुलीज की बात करते हैं, तो टेंशन इन केबल्स होती हैं। टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम दी, कोई की भी बॉडी है उससे अवे जब जा रही होती है चीज, तो उसको हम जो इन अ लाइट फ्रिक्शनलेस पुली टेंशन इज सेम थ्रू आउट दी रोड। टाइप्स ऑफ पुली, सिंगल मूवेबल पुली, कम्बिनेशन पुली सिस्टम। तो अजम्पशन जो लेते हैं रोप जो होती है वेटलेस पुली, फ्रिक्शनलेस होने की, टेंशन सेम इन कंटिन्यूअस रोप। तो ये कि रोप वेटलेस हो, फ्रिक्शन जो पुली फ्रिक्शनलेस हो उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं, और टेंशन जो होती है सेम होती है कंटिन्यूस रोप में। तो ये हम लेते हैं क्योंकि केबल्स में हमेशा जो होती है वो टेंशन ही होती है, ठीक है। तो ये अब हम इससे रिलेटेड जो है वो जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि 500 न्यूटन लोड इज सपोर्टेड बाय टू केबल्स मेकिंग 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, 60 डिग्री विद दी हॉरिजेंटल। तो ये जो है वो टू केबल्स ने सपोर्ट किया हुआ है 500 लोड को। तो एक केबल जो एंगल बना रही है वो 30 डिग्री हॉरिजेंटल के साथ बना रही है, दूसरी केबल जो है वो 60 डिग्री विद दी हॉरिजेंटल बना रही है। तो हमने फाइंड करनी है टेंशन फाइंड करनी है।
अब सबसे पहला काम जो है, जो स्टेप्स हम यूज होते हैं, उसमें आता है फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है, फिर कंपोनेंट्स में इन्हें रिजॉल्व करना है, एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स में अप्लाई इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, एक्स समेशन एफ एक्स एफ वाई अप्लाई, और फिर इन इक्वेशन को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो ये 4 स्टेप्स जो हैं हमने फॉलो करने हैं, कि जो इस तरह जो है वो हम जो है वो टेंशन 2 केबल्स में इजीली डिटरमिन कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन हम फ्री बॉडी डायग्राम इसकी जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो लेट करते हैं कि टेंशन जो है इन केबल 30 डिग्री T1 को नाम दे दिया, जो 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल, और T2 जो बना रही है वो 60 डिग्री बना, और 500 न्यूटन डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन ये है। तो फ्री बॉडी डायग्राम हमने ड्रॉ की। तो फ्री बॉडी डायग्राम ने जो हमने अजम्पशन ली कि T1 जो है एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना, 30 डिग्री, और सिमिलरली जो T2 है एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री, और 500 न्यूटन का लोड जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने अजम्पशन ली, उस अजम्पशन के मुताबिक जो है हमने फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर दी है। तो इसमें 3 डिफरेंट कलर यूज किए गए हैं T1 के लिए। T1 हमने 30 डिग्री एंगल कंसीडर किया है, और T2 जो है वो 60 किया है, और 500 न्यूटन का लोड जो है वो। और सेकंड स्टेप जब हमने फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर दी है, तो सेकंड स्टेप क्या है कि हमारा इसको रिजॉल्व करेंगे कंपोनेंट्स में। अब कंपोनेंट्स में जब हम रिजॉल्व करेंगे इसको, तो नेक्स्ट है कि इसको रिजॉल्व कंपोनेंट्स में किया, और हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्विलिब्रियम हम जो है वो यानी कि फाइंड किया। अब देखें, यहाँ पे एक चीज मैं मेंशन कर दूं कि रिजॉल्व कैसे करेंगे, कि ये देखें डॉटेड लाइन लाइनें शो हो रही हैं, मैं फिर डॉटेड लाइनें लगा रहा हूँ, क्योंकि ये डायगोनल मेंबर है, रिजल्टेंट है, शो हो रहा है। तो इसको हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो है वो कैसे करते हैं। तो ये दो कंपोनेंट्स में मैंने रिजॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट है, क्या ये इसको मैं एफ एक्स का नाम दे देता हूँ, और इसको वर्टिकल को एफ वाई का नाम जो है वो दे देते हैं, और एंगल ऑलरेडी जो है वो मेंशन है, 30 डिग्री जो है वो बना रहा है। ठीक है, तो ये आ गया। इसी तरह ये भी जो है वो दो कंपोनेंट्स में जो है वो बना रहा है। ठीक है, तो एंगल जो है वो मेंशन है। ठीक है, एट टू टेल रूल से 60 डिग्री है, और ये एक्स कंपोनेंट एफ एक्स है। ठीक है, और ये क्या है, वाई कंपोनेंट एफ वाई है। ठीक है, एफ वाई कंपोनेंट, और सिमिलरली ये एफ एक्स आ गया। अब हम थर्ड स्टेप में, जो हमने 4 स्टेप इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट स्टेप में हॉरिजॉन्टल फोर्स, सम ऑफ ऑल फोर्सेस जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रही हैं उनका सम करेंगे। तो हमने लिया जी, हम कह रहे हैं कि जिस मिशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हमने कंसीडर किया, राइट साइड हम जो है वो पॉजिटिव ले लेंगे, और लेफ्ट साइड जो है वो नेगेटिव। अब राइट साइड में दो फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हैं, एक है एफ एक्स ये T1 की, और एक है एफ एक्स T2 की। तो दोनों हम करेंगे, अगर हम इस साइड का लें तो ये वाला इजीली है, कि अगर देखें हम कॉस लेते हैं, कॉस 30 डिग्री फॉर T1, कॉस 30 का मतलब क्या होगा, कॉस 30 इज इक्वल टू ये साइड यानी एफ एक्स डिवाइडेड बाय T1, एफ एक्स डिवाइडेड बाय T1। तो T1 एफ एक्स हमने फाइंड करना है, तो T1 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी T1 cos 30। तो ये क्योंकि राइट साइड पे लग रहा है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, T1 cos 30। और ये क्या लग रहा है 60 वाला, तो ये लग रहा है लेफ्ट साइड पे। तो ये भी सेम कॉस अगर हम करेंगे 60, तो ये डिवाइड एफ एक्स डिवाइडेड बाय T2 आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा T2 cos 60 डिग्री। इनको हम माइनस है तो इस साइड पे ले जाएंगे, तो ये T2 cos पॉजिटिव हो जाएगा। अब दोनों एंगल की वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके ये जो है 0.885 को 0.5 पे जो है वो डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किया तो हमारे पास 0.577 T2 इक्वेशन 1 बन गई है। सिमिलरली हम
अब हॉरिजेंटल फोर्स इक्विलिब्रियम के बाद वर्टिकल फोर्स इक्विलिब्रियम फाइंड करेंगे। तो वर्टिकल फोर्स उसी तरह रिजॉल्व हमने जो प्रीवियस स्लाइड पे किया है कंपोनेंट्स में। तो T1 अन ये अपवर्ड हमने पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, अपवर्ड जो है हम पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं। तो अपवर्ड जब हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है, यहाँ पे ये देखें तो तीन फोर्सेस लग रही हैं, T1 की वर्टिकल फोर्स, T2 की, और एक ये डाउनवर्ड जो वर्टिकल फोर्स अप्लाई हो रही है। तो T1 दोनों, क्योंकि ये T1 और T2 की जो है वो अपवर्ड है, ठीक है, अपवर्ड फोर्सेस जो है वो अप्लाई हो रही हैं, इसकी भी अपवर्ड होगी, ठीक है। तो पॉजिटिव है T1 साइन 30, क्योंकि वर्टिकल के लिए साइन आ जाएगा, क्योंकि साइन लगाएंगे साइन 30 तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय T1 साइड। राइट, इसी तरह सिमिलरली परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय T2 साइड। तो T2 साइन जो है वो 60 डिग्री इज इक्वल टू 500, या आप पहले इस लिख सकते हैं -500, फिर दूसरी इक्वेशन में इज इक्वल टू 500 होगा, क्योंकि ये माइनस में आएगा क्योंकि ये डाउनवर्ड है, तो माइनस इधर जाके 500 हो जाती है। तो अगर इसमें कोई कंफ्यूजन आ रही हो आपको कि ये T1 जो है वो साइन 30 कैसे आया भाई, ये देखें, अगर साइन 30 करते हैं तो ये FY साइड है, हमने ये वाली साइड प्रीवियस स्लाइड में भी शो की है, FY। तो FY राइट साइन 30, अगर मैं लिखता हूँ साइन 30, ठीक है, साइन 30 लिख दें, साइन 30, साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर साइड क्या है, FY है, FY डिवाइडेड बाय T1। तो हमने तो FY की वैल्यू लिखनी है, तो T1 क्या है हमारे पास, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे ये देखें T1 साइन 30, तो ये फैक्टर यहाँ से आया है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सेम इसी तरह ये इसमें साइन 60 लगाएंगे, साइन 60 क्या होगा, FY डिवाइडेड बाय T2 हो जाएगा। तो क्योंकि दोनों ही अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो साइन जो है वो पॉजिटिव का आएगा। इसके साथ अगर इसमें लिखूं मैं -500 आएगा, तो इधर जाके पॉजिटिव हो जाता है। तो इनको सॉल्व करते हैं, एंगल की वैल्यूज, पुटिंग वैल्यूज ऑफ T1 जो हमने इक्वेशन 1 से ड्राइव की थी, तो वो हमने इधर पुट कर दी, ठीक है। और साइन 30 की वैल्यू जो होती है 0.5 होती है, और इसी तरह साइन 60 की वैल्यू 0.866T2 आ गया। तो अब इसको हमने सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई किया तो 1.14 T2 निकालना है, तो ये 500 डिवाइडेड बाय 1.15 करेंगे तो 433 न्यूटन T2 आ गया। नाउ वी कम टुवर्ड्स द T1 की तरफ, पुटिंग वैल्यू ऑफ T2 इन इक्वेशन 1 फॉर T1 फाइंड करने के लिए हम पुट करते हैं। तो T1 था 0.577 T2 की वैल्यू 433 है, पुट किया हमने तो 250 न्यूटन आ गया। तो ये हमने T2 और T1 दोनों की जो है वो हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। अब फाइनल आंसर और ऑब्जर्वेशन हम जो है वो देते हैं। तो T2 जो 60 डिग्री एंगल के साथ जो बना रही है, ठीक है, हॉरिजेंटल के साथ, उसमें कितनी टेंशन आई, 433 न्यूटन की। इसी तरह T1 जो एंगल बना रही है हॉरिजेंटल के साथ 30 डिग्री का केबल के साथ, तो उसमें टेंशन आई 250 न्यूटन। तो इट्स मीन अगर इसको ऑब्जर्वेशन करें तो केबल विद लार्जर एंगल कैरीज मोर लोड। तो इसने एक अजम्पशन दी हमें, अजम्पशन क्या दी कि जनाब ऑब्जर्वेशन दी कि जो केबल ज्यादा एंगल रख रही है वो ज्यादा जो है वो लोड कैरी कर रही है। इट्स मीन जितना एंगल ज्यादा होगा उतना ही केबल जो है वो लोड ज्यादा कैरी करेगी। तो इस न्यूमेरिकल से ये हमें एक ऑब्जर्वेशन मिली है कि जितना केबल का एंगल ज्यादा होगा विद हॉरिजेंटल सरफेस, उतना ही वो लोड जो है वो ज्यादा कैरी करेगी। तो इस जो कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं उसमें रॉन्ग एंगल मेजरमेंट कर लेते हैं, एंगल मेजरमेंट नहीं करते, जैसे लेमीज थ्योरम में भी बताया, इसमें भी बताया कि साइन कैसे वो आपने लेना है। तो ये बड़ी मिस्टेक्स होती हैं। उसके बाद साइन कन्वेंशन फॉरगेट कर देते हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको भूलना नहीं चाहिए साइन, कि अपवर्ड पॉजिटिव लिया है या डाउनवर्ड नेगेटिव लिया है या राइट साइड पॉजिटिव लिया है। और फोर्सेस जो हैं रिजॉल्व करते करेक्टली नहीं करते, जैसे मैंने करके भी दिखाई हैं कि फोर्सेस जो है कैसे रिजॉल्व करनी है बाय यूजिंग द हेड टू टेल रूल मेथड। उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम इनकरेक्ट अगर ड्रॉ किया आपने,
क्योंकि देखिए दोनों क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन थी, फ्री बॉडी डायग्राम गिवन नहीं थी। हमने खुद फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है। अगर फ्री बॉडी डायग्राम एक्यूरेट नहीं है तो जो है इजीली मिस्टेक्स के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एक्यूरेटली जो है टेंशन या कोई भी फोर्सेस जो हैं वो नहीं फाइंड कर सकते। तो लास्ट है अप्लाइज लेमी थ्योरम व्हेन मोर देन थ्री फोर्सेस एग्जिस्ट। तो लेमीज थ्योरम उस वक्त करना है जब थ्री फोर्सेस एग्जिस्ट करें या उससे थ्री, लेकिन अगर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो लेमीज थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो लेक्चर समरी की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम मींस रिजल्टेंट फोर्स शुड बी इक्वल टू जीरो, ऑलवेज स्टार्ट विद प्रॉपर फ्री बॉडी डायग्राम। एफ एक्स और एफ वाई अपने फॉर जनरल प्रॉब्लम्स के लिए हमने यूज़ करना है दोनों न्यूमेरिकल में, जैसे हमने यूज़ भी किया। तो लेमीज थ्योरम ओनली फॉर थ्री फोर सिस्टम के लिए टेंशन रिमेन सेम इन फ्रिक्शनलेस पुलीज। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा भी था कि जो अजम्पशन थे कि पुलीज फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए। ठीक है। और जो वेट है वो वेटलेस होनी चाहिए जो रोप है, और टेंशन जो होती है वो कंटिन्यूस होती है, सेम होती है इन रोप। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। ये लेक्चर था। इस चैनल को आपने लाइक और सब्सक्राइब करना है। तो इंशाल्लाह आपको नई वीडियो भी मिलती रहेंगी। इस लेक्चर में से रिलेटेड कोई भी क्वायरी हो, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन आता है माइंड में, तो आप जो है वो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर 4 में आपसे मुलाकात होगी।